विरासत को उन्होंने नष्ट कर दिया, एक इतिहास को, हिंदुस्तान के इतिहास को नष्ट कर दिया। वो किताबें जो यहाँ थी, वो लाइब्रेरी में जो यहाँ जो विनोबा का वांग्मय था, जो भूदान एक पत्रिका थी, वो तो कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ ही केवल सुरक्षित थी। बाकी प्रकाशन के सामने गांधी चबूतरा है, गांधी जी की मूर्ति है। बारिश हो रही थी और पुस्तकों को फेंका जा रहा था। मैं अपने आंखों से देख रहा, इतना क्रूर उन पुस्तकों को इतनी बेरहमी से फेंक रहे थे। बारिश हो रही, हम रो रहे थे। आपने उकेरा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और नागेपुर गांव में जब फेंक दिए थे तो 2-3 दिन जा करके हम लोग अपना भी समय देकर किए थे। कुछ लोग हैं जिनके इरादे टूटे नहीं है लोहे की हथौड़ियों से। ये वो लोग हैं जो बिके नहीं है इजादारों की कौड़ियों से। ये वो लोग हैं जो टिके रहे थे तूफाने नूह के गुजर जाने के बाद तक। यही वो लोग हैं जो जिंदा रहे अपनी मौत की खबर आने के बाद तक। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। सर्व सेवा संघ वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र सर्व सेवा संघ के बाहर पिछले 65 दिनों से सत्याग्रह चल रहा है। चंद 70 साल, 80 साल अथवा 85 साल के नौजवान वहां पे सत्याग्रह कर रहे हैं और 20 साल से लेकर के 45 साल तक के बुजुर्ग और ज़ईफ लोग उनको देखते हुए उधर से गुजर जा रहे हैं। 65 दिनों से ये बड़ी खबर आपके सामने इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि जिस रद्दी को आप पैसा देकर के खरीदते हैं उसके पास फुर्सत नहीं है इनके मुद्दों को उठाने के लिए, और ना ही जिस भोपू मीडिया को आप बैठ करके बड़े गौर से देखते हैं, चंद पैसे आपके खर्च होते हैं, उसके पास फुर्सत है कि इनके भी मुद्दों को समाज के सामने रखे। सर्व सेवा संघ को पिछले दिनों प्रशासन ने खाली करवा दिया और ये कहा कि ये रेलवे की संपत्ति है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर के ऊपर एक आदेश आ गया है तो बुलडोजर तो यहां पे भी चला था। सर्व सेवा संघ की एक बड़ी मशहूर लाइब्रेरी थी, विनोबा भावे के द्वारा निर्मित। इस पूरे आश्रम आप इसको कह सकते हैं 40 परिवार रहता था। बड़ी आलीशान लाइब्रेरी थी और करोड़ों की बहुमूल्य किताबें इस लाइब्रेरी के अंदर थी। अक्सर मैं भी कभी कभार जाया करता था यहां पे किताबों को पढ़ने के लिए। आज वो किताबें कहां हैं? सर्व सेवा संघ खाली हो चुका है, 40 परिवार बेघर हो चुका है और सर्व सेवा संघ की समिति 65 दिनों से लगातार सत्याग्रह कर रही है। एक ऐसा दौर जहां पे कुछ लोग गोडसे का महिमा मंडन करते हैं, वहां ये गांधीवादी बैठ करके गांधीवादी तरीके से अपना सत्याग्रह कर रहे हैं, प्रशासन को अपनी बात बता रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के दौर में इस जमीन को स्वयं लाल बहादुर शास्त्री ने खरीदा था और प्रधानमंत्री होने जिस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, ऐसा भी कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री सर्व सेवा संघ में जब आए थे तो गेट पे ही गाड़ी रुकवा के वहां से पैदल विनोबा भावे के आश्रम तक गए थे। सर्व सेवा संघ आज ये बुजुर्ग, आपके ख्याल से इनकी उम्र को देख के आप बुजुर्ग कह सकते हैं, मगर हमारे ख्याल से ये नौजवान अपने हक और अपने वसूल को लेकर के सत्याग्रह कर रहे हैं। एक लंबा तस्करा इन लोगों से हमारा हुआ है। अभी तक शायद आपको किसी मीडिया हाउसेस ने दिखाया नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पिछले 2 महीने से ज्यादा दिनों यानी कि आज 65 दिन गुजर चुका है, चंद बुजुर्ग बैठ के सत्याग्रह कर रहे हो। अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आकर के उनसे वार्ता करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। इनसे एक लंबा तस्करा इस मुद्दे पे हुआ। वीडियो हो सकता है बड़ा हो आपके लिए, मगर इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि अगर आप मुद्दे की बात करते हैं तो आप किस तरीके से हाशिए से हटा दिए जाते हैं। गौर करिए इनकी बातों पर। मेरा नाम राम धीरज है, मैं उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल का अध्यक्ष हूँ और लोकतंत्र सेनानी हूँ और सर्व सेवा संघ का कार्यक्रम संयोजक हूँ। दरअसल मांग ये है कि ये जो पीछे जमीन है जिसको आप देख रहे हैं, ये 13 एकड़ है। विनोबा जी जब 1954 में पदयात्रा करते हुए जा रहे थे भूदान के लिए, गया के लिए, तो यहाँ अचानक वो थोड़ी देर के लिए ठहर गए थे और उन्होंने ये कहा कि ये जगह बहुत वाइब्रेंट है, बहुत जागृत जगह है और यहाँ कार्यकर्ताओं के साधना के लिए जगह बनानी चाहिए। साधना से उनका आशा ये था कि केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि हमको जीवन में अभ्यास करना है, हमारे जीवन में लोभ नहीं हो, लालच नहीं हो,
हमारे अंदर सादगी का भाव हो, हम सभी प्राणियों के साथ प्रेम का व्यवहार करें। तो जो एक दूसरा ये था कि जो गांधी जी का सपना था कि हिंदुस्तान के गांवों का निर्माण किया जाए, उन गांवों को अच्छा बनाया जाए, आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपने 18 रचनात्मक कार्यक्रमों में ग्रामोद्योग का कार्यक्रम दिया था, स्त्रियों को शिक्षा का काम दिया था, आरोग्य का काम दिया था। उस काम को आजाद भारत में गांव-गांव जाकर के कैसे नौजवान करें, उसके लिए उन्होंने ये सेंटर बनाया था विनोबा जी ने। कि वास्तविकता ये है कि हमारे पास जो जमीन खरीदी गई थी वो रजिस्ट्री है, मेरे पास तीनों रजिस्ट्री है। एक 1960 में खरीदी गई, एक 1961 में खरीदी गई और एक 1970 में खरीदी गई। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो लोग रजिस्ट्री के समय थे, जो विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, इन तीनों लोगों के बारे में, ये तीनों भारत रत्न हैं और इन तीनों लोगों की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जमीन तो हमने नहीं खरीदी, जमीन तो उन लोगों ने खरीद कर बनवा करके हमको दिया था। दूसरी बात यह है कि जो रजिस्ट्री हुई है वो यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में वो दर्ज है, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी भी इनके पास होती है। तो जो रेलवे विभाग ये कह रहा है कि ये जमीन उनकी नहीं है, तो वहां के रजिस्ट्रार को बुला लें, रजिस्ट्री विभाग का जो रजिस्टर है वो ले आए और चाहे न्यायालय में रख दें या 5 लोगों की पंचायत कर लें, वो हमारी रजिस्ट्री वैलिड है कि नहीं है, वो फर्जी है या सही है। अगर उनका रजिस्टर फर्जी है, अगर उनके यहाँ दर्जनामा गलत है, तो हमारी रजिस्ट्री गलत है। इसलिए हमारा सीधा दावा है कि आपके यहाँ रजिस्ट्री दर्ज है कि नहीं है, तो आपने फर्जी रजिस्ट्री को दर्ज किया है क्या? तो ये सबसे पहले तो उनको सजा होनी चाहिए जिन्होंने फर्जी रजिस्ट्री का काम किया है। और उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री को, रेल मंत्रालय को, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण को करना चाहिए। इसके लिए हम कैसे दोषी होते हैं? 65 साल बाद आपने कैसे गिरा दिया? ये नगर निगम ने इसका नक्शा पास किया था, तो नगर निगम के जिन अधिकारियों ने इस जमीन का नक्शा पास किया था उनसे आप पूछते ना, जिन्होंने 65 साल हमसे इसका किरायानामा लिया है नगर निगम ने, उनसे आप पूछते। आप 65 साल बाद हमको ये कह रहे हैं कि ये जमीन फर्जी है, आपने फर्जी से रजिस्टर करवाया। हमने रजिस्ट्री करवाई है, 65 साल पहले की रजिस्ट्री हुई है। नहीं, देखिए, जो न्यायालय का सवाल है वो आप भी जानते हैं कि न्यायालयों क्या क्या स्थिति है, कैसे प्रभावित होती हैं। तो इन लोगों ने, प्रशासन ने न्यायालय को भी काफी प्रभावित करने की कोशिश की है। जब यहाँ पहली बार वो आए थे, पहली बार क्या हुआ, अब आपको कहानी पूरी बता देते हैं। अचानक जो है यहाँ के कमिश्नर यहाँ आते हैं और हमारी जमीन को देखते हैं और ये कहते हैं, जो गांधी विद्या संस्थान है उसको, और ये कहते हैं कि भाई ये जमीन आप, एक भारत सरकार की संस्था है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उसको दे दीजिए। हमने कहा क्यों दे दें? हमने कहा उनके पास पैसा है, वो अच्छी तरह से चलाएंगे, आपकी लाइब्रेरी को चलाना चाहते हैं। हमने कहा भाई उनका प्रपोजल क्या है वो हमें मालूम है ना, और हम तो ऐसे दे नहीं सकते हैं। हमारी एक बॉडी है जो इस काम को करती है, जिसको ट्रस्टी मंडल कहते हैं, और ट्रस्टी अगर किसी संस्था का हमारे उद्योग से अनुरूप काम होगा तो हम उसको दे सकते हैं। लेकिन वो नहीं माने। फिर जो है उन्होंने अपने यहाँ एक मीटिंग बुलाई, उसमें भी इस बात को मैंने कहा। फिर एक दिन वो पूरी फोर्स के साथ यहाँ आ गए, वो तो खुद नहीं आए, उन्होंने मजिस्ट्रेट को भेजा और उन्होंने ताला तोड़ करके उसको कब्जा कर लिया। जब वो ताला तोड़ रही थी मजिस्ट्रेट, तो मैंने उनको मना किया। हमने कहा भाई ये गलत आप कर रहे हैं, मामला कोर्ट में है। कहा आप कमिश्नर से बात करिए। कमिश्नर ने हमसे बात नहीं किया, उनको ये कहा कि आप इस ताले को तोड़ करके उनको कब्जा दे दीजिए। उन्होंने उनको कब्जा दे दिया। हम लोगों ने उसके अगले दिन से वहीं पर धरना शुरू किया। तब से लगातार हमारा धरना वहां चलता रहा। एक दिन उसको भी पुलिस ने रोक दिया, कहा आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। वहां जो हमारा टेंट लगा था उसको फाड़ के फेंक दिया, दरी उठाकर ले गए। फिर हम लोग जमीन पर पत्थर पर बैठते रहे मई के महीने में। फिर वहां से भी उन्होंने एक दिन बैरिकेडिंग कर दिया, कहा आप नहीं बैठ सकते हैं। हमने कहा भाई ये जगह हमारी है, जयप्रकाश जी की मूर्ति हमने लगाई है, ये हमारे आराध्य देव हैं, हमारे नेता हैं, हमारे लोकनायक हैं, हम यहाँ बैठते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप कहीं और बैठिए। जब बैरिकेड कर दिया फिर हम लोग गेट के पास बैठने लगे। तो गेट के पास बैठने में भी उन्होंने फिर एक दिन अचानक पूरे दल बल के साथ आ गए कि भाई आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं और यहाँ आपको बैठने नहीं दिया जाएगा।
वो हम सब लोग जो वहां थे सबको हटाने लग गए। अल्टीमेटली जब नहीं हटे तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार को करके जेल में डाल दिया। और यहाँ जो हमारे सारे करीब 45 परिवार रह रहे थे उन सब लोगों को वहां से जबरन पुलिस के माध्यम से हटा दिया। 150 मजदूर लेकर के आए थे और करीब 1000 से ज्यादा पुलिस थी। उसको लेकर उन्होंने सारे सामानों को छत के ऊपर से फेंक दिया, लोगों को हटाया, किसी तरह से लोग वहां से हटे। उससे पहले इन्होंने हमको, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कम से कम 15 दिन को नोटिस देनी चाहिए, उसमें एक और किस्सा है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था हमारे केस में, गांधी विद्या संस्थान ने, उसने डीएम को ये कहा था कि इस सर्व सेवा संघ के कागजात को का वेरिफिकेशन करके आप इनको वापस कर दीजिए। जिलाधिकारी ने क्या किया, उस पर पूरी सुनवाई कर दी और उन्होंने एक आदमी से फर्जी एप्लीकेशन दिलवाया जिसमें ना तो आधार नंबर है, ना उसका फोटो है, ना उसका पता है। उसमें 3 लाइन की एप्लीकेशन है कि कमिश्नर महोदय, ये जमीन पहले रेलवे की थी, गलती से सर्व सेवा संघ के नाम चढ़ गया है, उसको रेलवे के नाम से किया जाए। एक अजनबी नाम के आदमी से जिसका कोई पता नहीं है, उसके इतने लिखने मात्र से इनको इल्हाम हो गया कमिश्नर को, और उन्होंने तुरंत एसडीएम को और उनको भेज करके उसकी सारी जानकारी करवाई और एसडीएम को कोर्ट में लगा दिया भाई इनका तुरंत सुनवाई करो। सुनवाई करके एसडीएम ने कहा बिल्कुल साहब ये सही है, इनकी जमीन नहीं है, रेलवे की है। फिर उसने तुरंत जो है, इन्होंने 1 हफ्ते में सुनवाई कर दी। 1 हफ्ते में जिलाधिकारी ने भी फैसला कर दिया रेलवे बुला। अरे वो रेलवे कह रहा है कि ये जमीन को उनके बेचने का अधिकार नहीं है, ये तो जमीन बिकी नहीं सकती है और आपने कैसे ले लिया, रेलवे कोई खरीद सकता है? हमने कहा महोदय पूरा देश बिक रहा है, आप अदानी को बेच रहे हो, आपने सारे एयरपोर्ट बेच दिया है, आपने रेलवे बेच दिया, क्या क्या नहीं बेचा, कितनी हम आपको गिनाएं? एकदम पूरे उनके सारे वकील और सारे लोग जो है, अरे आप कौन है, आप कौन है? फिर उन्होंने मुझको ढकेल करके उस कमरे से बाहर किया और उसके मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन बाद जो है उन्होंने फैसला दे दिया ये जमीन रेलवे की है। आज तक मैंने न्यायालय में कभी इतना तेजी से फैसला होते हुए नहीं देखा। 1 हफ्ते में एसडीएम फैसला कर दे और 1 हफ्ते में डीएम फैसला कर दे, जिसमें उसको सुनवाई का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मामला रेवेन्यू का है, रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा या जिला अदालत में जाएगा। लेकिन संविधान का और नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए यहाँ के एसडीएम और यहाँ के जिलाधिकारी ने ये फैसला दिया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जाएंगे इसके लिए कि ये जो इन्होंने लॉ का वायलेशन किया है इसके खिलाफ इनके पास कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हम पूर्ण आस्थावान हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं हिंदुस्तान की परंपरा भी है कि जो तप होता है वो कहीं निष्फल नहीं जाता है। तो और हम जिस गांधी विचार को मानने वाले हैं उसमें भी है कि आप सत्याग्रह करेंगे, सत्यवाद के लिए सत्याग्रह करेंगे, ये गांधी जी का वचन है। उसको हम लोग मानते भी हैं, दिल से मानते हैं, मन से मानते हैं। इसलिए सरकार चाहे जो भी करे, हमारा यह सत्याग्रह जारी रहेगा। और हम ये भी जानते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी इस मुकदमे की सुनवाई होगी वो हमको मिलेगा ही। अगर ये सरकार नहीं देगी, जब कोई दूसरी सरकार आएगी वो देगी, लेकिन हमको मिलेगा, क्योंकि हमारी रजिस्ट्री है, ये भारत के नियम कानून के अनुसार हमारी रजिस्ट्री है। जब तक हमारी रजिस्ट्री इनवैलिड नहीं होती है तब तक जो है, और ये करने का जिलाधिकारी को अधिकार नहीं है, ये हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, जिला जज करेगा। हम अभी जिला जज की अदालत में हैं, हम उसके बाद हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं और तब तक हमारा ये सत्याग्रह भी जारी रहेगा, क्योंकि सत्य के लिए आग्रह करना ये गांधी विचार का मूल तत्व है। कोई नहीं, एक दिन यहाँ ये वाराणसी प्राधिकरण के लोग आए थे कि आपने कोई एप्लीकेशन दिया है, बस इतना ही पूछ करके फिर उन्होंने कहा कि भाई आपका क्या शिकायत है, क्या कहना। हमने सारा एप्लीकेशन में आपके लिखा हुआ है। उन्होंने कहा आपके पास कोई कागजात है? उन्होंने कहा सारे कागजात की फोटोकॉपी आपके साथ लगी हुई है, आप हम कहें तो आपको ओरिजिनल भी दिखा दें। उनका नहीं, आप मेरे कार्यालय में आए। हमने कहा जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे। आज तक न तो उनका कोई फोन आया, न कोई मैसेज आया, न उनका कोई बुलावा आया। हम इंतजार कर रहे हैं, अगर वो कहेंगे तो हम जाएंगे, लेकिन वो भी जानते हैं कि उनके पास क्या है और क्या ले रहे हैं, क्योंकि रेलवे के अधिकारियों से जो मौखिक बातचीत होती है, कई अधिकारियों से बात हुई है,
जो पुराने अधिकारी हैं वो जानते हैं कि रेलवे को हमने नियम भी कानून भी सब उनको दिखा दिया है कि रेलवे को बेचने का भी अधिकार है। तमाम रेलवे की संपत्तियां बिकी हैं इस देश में, कानपुर में, इलाहाबाद में, सारनाथ में, दिल्ली में, तमाम ऐसे रेलवे की संपत्तियां हुई हैं जो डिस्पोज ऑफ हुए हैं। और वो उसको तो राष्ट्रपति के आदेश से हुआ भाई, वो तो रजिस्ट्री में ही लिखा गया है और लाल बहादुर शास्त्री ने उसको इनिशिएट किया था, अल्टीमेटली जगजीवन राम के आदेश से हुआ है। तो इसलिए हम एकदम बिल्कुल 100% नहीं, 200% नहीं, हम कई लाख % बिल्कुल सही है। इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम सत्य के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमारी विजय नहीं होगी। ये सही आप कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक चीज थी, एक विरासत की चीज थी जिसको मीडिया को लेना चाहिए था कि एक ऐसी जगह है जहां 100 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। लोकनायक जयप्रकाश जिनकी वजह से कांग्रेस की सरकार बदली और जनता पार्टी की सरकार आई, उसी की वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी को भी अवसर मिला सरकार बनाने में और जाने के लिए। तमाम बड़े बड़े नेता आकर के जयप्रकाश जी मिलते थे, यही जो नीचे वाला भवन है उसी में जयप्रकाश जी रहते थे, तो सब लोग आते थे, मैंने देखा है उनको। लेकिन उन्होंने उस बात का तवज्जो नहीं दिया। जो सन 42 के क्रांतिकारी थे जयप्रकाश नारायण, जो 42 के अपने अच्युत पटवर्धन जी, अभी वही चर्चा हो रही थी, आपने बताया अच्युत पटवर्धन जी यहाँ रहते थे। ऐसे ऐसे लाल बहादुर शास्त्री की मैंने बताई, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस गेट पर आए थे और गाड़ी अपनी वहीं छोड़ दिया था, वो पैदल गए थे। उनका ये सर्वोदय का मंदिर है, ये विनोबा का मंदिर है, यहाँ पर गाड़ी नहीं जाएगी। इतना सम्मान था उस आदमी के मन में और उन्होंने ये सर्वोदय के काम को बढ़ाने के लिए किया था। तो जो सवाल है कि भाई मीडिया को तो स्वयं आकर के करना चाहिए था, लेकिन नहीं मीडिया कर रहा, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज मीडिया भी आप जैसे बहुत कम पत्रकार हैं जो ये जोखिम लेकर के करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भाई ये मोदी का शहर है, उनका चुनाव क्षेत्र है, यहाँ अगर कुछ भी हुआ है, गलत हुआ है, तो वो मोदी के बिना मर्जी के नहीं हुआ होगा। तो मोदी की मर्जी के खिलाफ कोई पत्रकार लिखे, कोई दिखाए, ये कौन कर सकता है? न मालिकान कर सकता है, न कोई पत्रकार कर सकता है। अगर कोई पत्रकार करने की हिम्मत करेगा तो तुरंत निकाल दिया जाएगा, और मालिकान करेगा तो उसके बाद दूसरे दिन ईडी आ जाएगी। इसलिए न कोई मालिकान हिम्मत कर सकता है, न कोई पत्रकार हिम्मत कर सकता है। इसलिए आप जैसे जो बहादुर पत्रकार हैं, मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। वो कम से कम आए हैं इसको पूछने के लिए। आपका जो भी चैनल है PNN, उसके माध्यम से जितना भी संदेश जाएगा जनता के पास, उतना ही मेरे पास काफी है। ये जो हमारा पर्चा है वो हम लोगों में बांट रहे हैं, दे रहे हैं, और मैं ये जानता हूं कि अगर ये बात सही है कि दीवारों की भी कान होती है, तो सत्य को फैलने में भी देर नहीं लगती है। सत्य जो है, सत्य भी दीवारों को छेद करके दिल्ली और लखनऊ तक जाएगा, उनके कानों को सुनाई देगा। अभी इस चुनाव में उनको थोड़ा सा सुनाई दिया है, बेईमानी करके वो जीते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी कतई बनारस से नहीं जीते हैं, ये यहां से चुनाव हार गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में, शायद दुनिया के इतिहास में पहला होगा कि जो आदमी सांसद नहीं है, बेईमानी करके जीता है। आज भी अगर इसका पूरी फिर से गणना हो जाए तो पता चल जाएगा ये हारे हुए हैं। हारा हुआ आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर होकर के पूरे देश को फिर से परेशान कर रहा है। बिल्कुल सुरक्षित किताबें नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये आपने मेरे दर्द को उकेर दिया है। भारत के इतिहास में तो नहीं हुआ, अंग्रेजों ने कभी ऐसा नहीं किया। एक केवल इतिहास में उदाहरण मिलता है बख्तियार खिलजी का, उसने नालंदा के पुस्तकालय को जला दिया था। लेकिन ये जो भारतीय संस्कृति की बात करने वाली सरकार है, इसने तो एक लाइब्रेरी को पूरा नष्ट कर दिया, बिल्डिंग को गिरा दिया और उनकी किताबों को कहां फेंक दिया कुछ पता नहीं। जबकि उसमें ऐसे दुर्लभ चीजें थी, विनोबा जी का जो भूदान यज्ञ की फाइलें थी, जो 70 साल 80 साल पहले लिखी गई, तो वो किताबें थी। यंग इंडिया की फाइलें थी, उसमें हरिजन की फाइलें थी, ऐसे गुलनार मेडल की किताब थी, एशियन ड्रामा थी, ऐसी ऐसी किताबें, सत्याग्रह पर इवान इलिच की किताब एजुकेशन पर थी। ऐसी दुर्लभ प्रतियां जो और जगह की लाइब्रेरी में होगी नहीं, वो सारी यहाँ थी। क्योंकि जयप्रकाश जी
विनोबा जी ने इसको बनाया था। और तमाम रिसर्च करने वाले, जो गांधी पर रिसर्च करते थे, जो ग्राम स्वराज पर रिसर्च करते थे, जो भारतीय इतिहास के पहले के और बाद में भारत के उस पर करते थे, उन उन सब लोगों को उस लाइब्रेरी का लाभ मिलता था। उस लाइब्रेरी में जा करके घंटों घंटों कई कई दिन तक बच्चे रहते थे। और अभी हाल में तो मैंने उन गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था कर दी थी, जिन बच्चों के एक ही घर थे, घर में पढ़ नहीं पाते थे। उन्होंने कहा दादा हमारे पास पढ़ने की जगह नहीं है। हमने कहा बेटा हमारे यहाँ सवेरे 8 बजे से रात को 8 बजे तक तुम बैठ करके बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निःशुल्क ये सारी व्यवस्था थी। लेकिन उन्होंने उन गरीब बच्चों को भी पढ़ने नहीं दिया, जो शायद इस देश के अच्छे नागरिक बनते, पढ़ करके कोई अफसर बनता, कोई नेता बनता, कोई और कुछ होता, कोई एपीजे अब्दुल कलाम होता। लेकिन उन्होंने उन बच्चों को, जो गरीब बच्चे थे, उनको भी पढ़ने से रोक दिया। इसलिए मुझे बहुत दर्द है। और इतना ही नहीं मित्रों, मैं आपको बताऊं कि ये सारी किताबें उस समय 12 अगस्त का दिन था, बारिश हो रही थी। बारिश में उन्होंने सारी किताबें जो है बाहर सड़क पर फेंक दिया। कुछ किताबें जो है उन्होंने लाद कर दिखाने के लिए, अब पता नहीं उन्होंने कूड़े गाड़ी में क्यों भरा था, कूड़े गाड़ी में भर करके क्या है नागेपुर गांव में, जो उनका गोद लिया हुआ गांव था, वहां नंदलाल भाई के यहाँ आश्रम पर डाल दिया था, खेतों में डाल दिया था। वो तो कहिए उनके बच्चे, उनके गांव के लोग, उन लोगों ने लग करके जल्दी जल्दी से किताबों को उठा करके रखा। थोड़ी किताबें बच गई हैं, आधा से ज्यादा तो नष्ट ही हो गई। इसलिए ये जो इन्होंने लाइब्रेरी का नुकसान किया है, कुछ भी कर लेते, हम लोगों को गिरफ्तार कर लेते, हमको आजीवन कारावास कर देते, हमारे घर को गिरा देते, हमारी जमीन को कब्जा कर लेते, मुझे कतई तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक विरासत को उन्होंने नष्ट कर दिया, एक इतिहास को, हिंदुस्तान के इतिहास को नष्ट कर दिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो किताबें जो यहाँ थी, वो लाइब्रेरी में जो यहाँ जो विनोबा का वांग्मय था, जो भूदान एक पत्रिका थी, वो तो कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ ही केवल सुरक्षित थी। बाकी शायद किसी हिंदुस्तान की लाइब्रेरी में हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि और शायद कहीं नहीं होगा। तो उन्होंने एक इतिहास को, एक ऐसी चीज को खत्म कर दिया जो भारत के लिए बहुत जरूरी था, भारत की भावी पीढ़ी के लिए बहुत जरूरत था, भारत के आगे के भविष्य को जानने के लिए बहुत जरूरी। प्रकाशन के सामने गांधी चबूतरा है, गांधी जी की मूर्ति है। बारिश हो रही थी और पुस्तकों को फेंका जा रहा था। मैं अपने आंखों से देख रहा, इतना क्रूर, जिनकी जो रेलवे विभाग के, रेलवे कई स्टेशनों पर सर्वोदय मंडल की पुस्तकें यहाँ से छपती थी, उन पुस्तकों को इतनी बेरहमी से फेंक रहे थे। बारिश हो रही थी, हम रो रहे थे, आपने उकेरा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और नागेपुर गांव में जब फेंक दिए थे तो 2-3 दिन जा करके हम लोग अपना भी समय देकर किए थे। और ये अत्याचार जो आपने पूछा है कि 65 दिन हो गया, सरकार कुछ कही, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। ये हमको ये जमीन मिलेगी। ये शासन, जो कुशासन है, जनता को के हर आकांक्षाओं को कुचल रहा है। इस शासन की उत्पत्ति को मैं आपसे बता दूं कि सन 20 में जब गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी रौ पकड़ चुकी थी, तो इन लोगों को आभास हो चुका था किसी देर सवेर देश आज़ाद हो जाएगा, और आज़ाद होगा तो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में होगा। तो वो ताकतें जो प्रजातंत्र नहीं चाहती हैं, अपना प्रभुत्व चाहती हैं, उन्होंने सन 25 में एक संगठन बनाया, आरएसएस। और आरएसएस के एक बड़े सम्मानित गुरु श्री सदाशिव गुरु गोरवरकर हैं। उनकी एक इंग्लिश में पुस्तक है, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, हम और हमारा राष्ट्र का की परिभाषी। उसमें लिखा उन्होंने कि जब भी सत्ता हाथ लगे, देश की संपत्ति, भूभाग और जंगल अपने 2-3 चहेते मित्रों को सौंप दो। उसी फिलॉसफी पर ये चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जब और शासन में 95% जनता को दरिद्र बना दो,
सत्ता 7 जन्मों तक नहीं जाएगी हाथ से। ये सत्ता के किस तरह भूखे हुए हैं। और उसी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को समानता देती है। तो उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी डेमोक्रेसी खत्म करने की 25 में, कि 100 वर्ष बाद सन 2025 में खत्म कर देंगे। हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय इसलिए कह रहा हूं कि मैं अब साधु हो गया हूं, साधु सबका कल्याण चाहता है, मैं चाहता हूं कि दीर्घजीवी हूं, लेकिन जो अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना मेरा धर्म है। संघर्ष को मैं खराब नहीं मानता। संघर्ष में जो गांधीयन फिलॉसफी का व्यक्ति है वो किसी को मारता नहीं, मरने के लिए तैयार रहता है। अगर मर जाता है तो वो आनंद की प्राप्ति करता है। तो हम लोग जो बैठे हैं वो इसी आशा से बैठे हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होगा और अत्याचार कभी विजयी नहीं होगा, और ये लोग जाएंगे। और आरएसएस के संस्था में लोग ये शपथ खाए हुए लोग हैं हमारे प्रधानमंत्री, कि इतना के बावजूद वो अत्याचार करते जा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा ये सत्याग्रह कभी बेकार नहीं जाएगा। हम जीत के रहेंगे, अपनी जमीन वापस ले लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप जैसे पत्रकार को, जो अभी जुआ हैं, धन्यवाद देता हूं कि इतनी हिम्मत किए कि हमारी बात सुन रहे हैं। जय संविधान, जय भारत, धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाएं और अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।